जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपके सामने काफ़ी सारे इश्यूज अभी भी चल रही है। पहले तो आपके सामने यहां पर जो आधार लिंक है उसमें इशू आ रहा था। अगर आप अपना बैंक डिटेल दे रहे थे जिसमें कि आधार नंबर आपको देना पड़ता है, तो वहाँ पर गाइज लोडिंग प्रॉब्लम हो रही थी, प्रोसेसिंग हो रहा था, बट आपका जो आधार है वो लिंक नहीं हो पा रहा था, यानी कि आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा था। अभी यहाँ पर वो प्रॉब्लम तो थोड़ा सोल्व हो चुकी है, उसमें अभी कैंडिडेट इशू फेस नहीं कर रहे हैं। बट एक इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो आधार है वो उनके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक नहीं है, और उनके सामने एक इंटरफेस आता है कि आप अभी भी अपना अकाउंट यहीं के यहीं पर लिंक कर लीजिए अपने आधार से, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका आधार सीडिंग है या फिर जो आपका बैंक लिंक है वो कर दीजिए। जिन कैंडिडेट का आधार बैंक के साथ में लिंक नहीं है वो जब अपना आधार नंबर डालते तो उनको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है कि नो एक्टिव बैंक मैपिंग फाउंड। फिर आप यहाँ पर व्यू इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि आपको बोला गया कि आप इस वाले पोर्टल पर जाइए जो कि npci.org.in, और फिर आपको यहाँ पर कंज्यूमर टैब के ऊपर क्लिक करके भारत आधार सीडिंग इनेबल BAC को क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आधार सीडिंग के ऊपर और अपनी जो बैंक डिटेल है वो फिल करेंगे, और उसके चलते यहाँ पर आप तुरंत के तुरंत आपका जो अकाउंट है अपना आधार के साथ में लिंक कराइए, और उसके बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल करके आगे बढ़ जाइए। बट गाइज बहुत सारे कैंडिडेट है कि जो आधार लिंक वो यहाँ पर अभी कर रहे हैं बैंक अकाउंट के साथ में, वो नहीं हो रहा है। मेरे से भी नहीं हुआ था, मैंने तो कई बार ट्राई किया। तो ऐसे में यहाँ पर क्या आप किसी और का जो अकाउंट है वो दे सकते हैं? जी हाँ, आप दे सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर का दे सकते हैं और उसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ये जो अकाउंट आपसे यहाँ पर लिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो आपको फीस रिफंड की जाएगी उसके लिए लिया जा रहा है। आपकी जो सैलरी आएगी वो इस अकाउंट में नहीं आएगी, उसके लिए आपको अलग से बाद में अकाउंट देना होगा। तो इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आप आपकी फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी यहाँ पर जो अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं। बस उसी का आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा और फिर यहाँ पर उसको लिंक करा देना होगा। वो कैसे कराना होगा उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। आप यहाँ पर सिंपली अपना आधार नंबर डालेंगे और उसको लिंक करा देंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है आप लोगों के सामने कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर गाइज आपका जो इसमें कैप्चा ऑथेंटिकेशन है उसमें कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, आप उसको क्लिक भी करते हैं बट आपका लॉगिन नहीं होता। और अगर आप उस प्रोसेस को पार कर भी रहे हैं तो जो आपको OTP सेंड किया जाता है ईमेल या नंबर पर, वो OTP भी आपको नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो लेट आ रहा है, और अगर आप उसको डाल रहे हैं तो फिर वो गाइज आपको OTP गलत बताया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट OTP प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो गाइज इस संबंध में मैं कहूँगा कि जब इस तरह से लास्ट डेट इतनी नज़दीक होती है जो कि आपकी यहाँ पर इस फॉर्म को भरने की अभी के लिए 2 मार्च है, और अभी तक कोई ऐसा अपडेट भी नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। अगर बढ़ेगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। वैसे उम्मीद तो है कि बढ़ेगी, क्योंकि गाइज पिछली बार जब इस तरह के फॉर्म आए थे तो 1 हफ्ता कम से कम एक्सटेंड किया था। इस बार भी होप तो है, बट आप उस उम्मीद में मत बैठिए। आप अगर अभी इसमें फॉर्म को भर रहे हैं और इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए। अभी के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे अगर आपको OTP नहीं आ रहा है। वैसे आ जाता है बट एक तो आप रात में ट्राई कीजिएगा 2-3 बजे के बाद में, और अगर वो नहीं करना चाहते तो गाइज अगर आप यहाँ पर अपना जो नंबर है आधार के साथ में लिंक किए हो तो आप लॉगिन विद आधार ये वाला माध्यम सेलेक्ट करना। इसमें OTP तुरंत आ रहा है, इसमें बस 10-20 सेकंड ही लगते हैं। आप यहाँ पर वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है, फिर यहाँ पर टिक कीजिए जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिए, और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके कैप्चा ऑथेंटिकेशन कीजिए, एंड देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। जी हाँ, ये आपने सही सुना, इस वाले स्टेप में कोई इशू नहीं आ रहा है। लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इस वाले में इशू आ रहा है कि OTP नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो फिर वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, और उसके बाद भी आपका जो OTP है वो गलत बताया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये रह सकता है। फिर गाइज यहाँ पर आधार सीडिंग आपको कैसे करनी है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है कि फी पेमेंट नहीं कर पा रहे, और ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपसे फी पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा भी फी पेमेंट करा सकते हैं। और अगर आपको ट्रस्ट हो मेरे ऊपर तो ही आप मेरे द्वारा फी पेमेंट कराना। उसके लिए आपको क्या करना है, ये मेरे इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे यहाँ पर इसमें कॉन्टैक्ट करेंगे AMZADMALI00। आप इसमें मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर फी पेमेंट कराना है। आपको सिर्फ यहाँ पर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और ये फीस आपको पहले ही पे करनी होगी। हाँ, अगर मैं आपकी फ़ी पेमेंट नहीं कर पाया तो गाइज़ आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि मैं आपके पैसे लेकर कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मेरा ये काम है, आप मेरे इतने बिलव्ड सब्सक्राइबर है, और वैसे भी यहाँ पर गाइज़ मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो अगर आपका फ़ी पेमेंट कर पाया तो ही आपका फ़ीस रखा जाएगा, नहीं तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, बट फीस आपको पहले ही पे करनी होगी। एंड गाइज़ यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपसे खुद से ही फी पेमेंट हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए करता हूँ, नहीं तो मेरे पास उतना समय
समय होता नहीं है, बट जब लगता है कि यार कैंडिडेट ने इतनी मेहनत की है और उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा, उसका यहाँ पर इस तरह से इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा भर्ती के अंदर, तो बुरा लगता है। इसलिए गाइज आप मेरे द्वारा करा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और जिस स्टेप पर जो इश्यूज आ रहे हैं उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इसको आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा 22,195 पोस्ट पर ये भर्ती आई हुई है। एंड 10वीं या ITI या फिर जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस इसमें यहाँ पर जनरल, OBC, WS के लिए 500 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 है। और ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा, चाहे वो आप उसको पास करें चाहे फेल करें, आपको जनरल, OBC, WS को 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है और अभी तक 28 फरवरी में दोपहर 12 बजे तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। अगर इसके बाद में कोई अपडेट आता है तो आपको पता चल जाएगा और वो मैं आपको थंबनेल के ऊपर भी मेंशन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। अब आपने यहाँ पर पूरी जानकारी जान ली है। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आपका नया अकाउंट नहीं बनेगा, आप पुराने वाले में ही लॉगिन होंगे। इसके लिए आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर से बताना चाहूँगा कि आपको अभी अगर OTP में इशू आ रहा है, जब आप अपनी रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करते हैं तो आपको ये वाला माध्यम सेलेक्ट ना करके लॉगिन विद आधार ये वाला सेलेक्ट करना है। इसमें आप वो नंबर डालेंगे जो आधार के साथ में लिंक है, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं, पहली बार आप ये फॉर्म भरेंगे, इसके लिए आपको पहले इसमें अकाउंट भी क्रिएट करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर प्लीज नोट करके भी उनको यही चीज बोली जा रही है कि अगर आपने 2024 या फिर 2025 के अंदर कोई भी CAN का फॉर्म जो कि RRB के द्वारा इशू किया गया वो भर लिया था तो आप इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अब आप इस वाले इंटरफेस पर आए हैं या फिर यहाँ तक आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आप यहाँ पर इस प्लीज नोट को ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है। एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा। वो OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे।
पासवर्ड आपका कैसा, उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है, टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो विकल्प हैं, एक है आधार वाला। अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ओटीपी ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कई बार ओटीपी आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके सामने दिल्ली जोन नहीं आ रहा है। तो गाइज जिन कैंडिडेट के सामने यहाँ पर दिल्ली जोन नहीं आ रहा है उनको यहाँ पर इसमें चंडीगढ़ जोन से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जोन का जो एक सब कॉन्टिनेंट जोन है वो यहाँ पर चंडीगढ़ माना जाता है। प्रीवियस भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर अगर आपको दिल्ली जोन में अप्लाई करना है तो आप चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना। अब चलिए यहाँ पर आपको जिस भी जोन में अप्लाई करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर ले, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरा पहले से इस वेबसाइट के ऊपर OTR हो रखा था, मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ था, तो मेरी जानकारी यहाँ पर कुछ वहाँ से फैच कर ली गई है। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए तो आपको सभी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर एक विकल्प है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मुस्लिम है तो आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछे कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फी एग्जाम्शन मिलता है आपको, जो कि अगर आप जनरल OBC EWS से आप यहाँ पर अभी 500 रुपये फीस पे कर रहे हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको 400 रुपये फीस रिफंड होगी और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो ये उसी के संबंध में सवाल है जिसमें आपको अगर आपने यस कर दिया तो आपको जो फीस रिफंड जो मिलता है वो मिलेगा और अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो गाइज आपको आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस किया तो यस करने पर यहाँ पर मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पर ये बोला है कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा जिसमें कि आपको ये दर्शाया गया हो कि हाँ आप आपकी जो फीस है वो रिफंड चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आप डू यू विश टू अवेल फी एग्जामिनेशन में नो कर देते हैं तो गाइज आपको जो फीस रिफंड होती है आपके एग्जाम के बाद में वो फीस रिफंड नहीं होगी। इसलिए आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट अगर आपके सामने ये ऑप्शन आए तो आप इसमें यस करना। फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड होगी और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो पूरी की पूरी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब आता है मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। आप जिस भी स्टेट में हैं और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो जो वहाँ पर बोली जाती है वो लोकल लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वही आपकी मदर टंग कहलाई जाती है। अब आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जाम है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इनमें से जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। फिर आता है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो इस निशान के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है और ये निशान आपका जलने का, कटने का, बर्थ मार्क कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा मार्क है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा निशान है तो आप दूसरे निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आती है कास्ट कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड है, जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैटेगरी ST है तो यहाँ पर गाइज आपके सामने
सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो देना होगा। मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह से विकल्प आएंगे। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने यहाँ पर इसी तरीके से विकल्प आएंगे। OBC सिलेक्ट करने पर एक अतिरिक्त विकल्प ये है कि जहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर OBC। अगर आप OBC क्रीमी लेयर है तो आपको जनरल के रूप में कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर OBC तो फिर आपको जो रिजर्वेशन के फ़ायदे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करता हूं। तो इसके बाद में आपको ये बोला है कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 2 मार्च 2026 के बीच, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 2 मार्च 2026 के बीच का बना होना चाहिए, और उसमें जो आपकी मैक्सिमम इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर उसमें 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपने दिखाई तो फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा OBC का नहीं मिलेगा, तो उससे कम ही रहनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। रही बात विकल्प की, तो विकल्प इस तरह से आपके सामने आएंगे। अगर आप SC/ST है तो भी आपके सामने ये सब विकल्प आएंगे, और अगर आप OBC है तो भी आपके सामने यही वाले विकल्प आएंगे। जहां पर पूछे नेम ऑफ द कास्ट, अब जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि गाइज ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अभी आप वीडियो के अंदर एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देख रहे हैं जो कि OBC का है। इसमें यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर क्या जानकारी लिखी होती है। तो इसमें गाइज अभी सबसे पहले आपसे पूछिए इसमें नेम ऑफ द कास्ट, तो कास्ट इसमें कहाँ पर मेंशन होती है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट की जो कास्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है तेली कम्युनिटी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जो आपका लिखा होगा कास्ट, वो कास्ट आपको यहाँ पर इसमें नेम ऑफ द कास्ट में लिख देना है इस तरह से। उसके बाद में पूछा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आवेदन क्रमांक है और प्रमाण पत्र क्रमांक है। तो गाइज जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर कहलाया जाता है। तो आप यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर में जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है प्रमाण पत्र क्रमांक वो लिख देंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। आप यहाँ पर सक्षम अपने इस सर्टिफिकेट में आइए और देखिए यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट को लिखा गया है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट इस कैंडिडेट का तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट भी तहसीलदार के द्वारा ही जारी हो, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको देखना है यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट लिखी है। जो भी पोस्ट लिखी है अगर वो हिंदी में लिखी है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, और अगर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इस पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार लिखी है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं कि कौन सी डेट में जारी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है 15 फरवरी 2025। बट गाइज ध्यान दीजिए कि जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि इस कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें ये पहले का बना हुआ है। तो आपको न्यू बनवा लेना है अगर आपकी डेट पुरानी है। चलिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस क्या है वो कंप्लीट आपको एड्रेस के सेक्शन में डाल देना है। आपका नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। नीचे एक लाइन है कि टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना। बट मेरा सेम है तो मैंने इसको टिक कर दिया। इसके बाद आप पहले इस जानकारी को सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा जहां पर बोला है कि आई हियर बाय कॉन्सेंट दैट माई रिफंड मे बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद माई मैंशनड आधार नंबर। ये जो इसमें एक इस तरह का एक विकल्प आ रहा है या कह लीजिए कि ऑप्शन आ रहा है, ये पहले नहीं आ रहा था जब आपके RRB ग्रुप डी के ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे। ये बाद में चेंजेस किया गया है जिसमें कि यहाँ पर आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है या फिर कह लीजिए कि मैं अपना कॉन्सेंट दे रहा हूँ कि जो मुझे रिफ़ंड मिलेगा, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि SC/ST कैंडिडेट को जो 250 रुपये फीस पे करनी होती है पूरी रिफ़ंड की जाएगी जब उनका CBT हो जाएगा, यानी कि उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, चाहे वो पास करे चाहे फेल करे। और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट 500 रुपये फ़ी पे कर रहे हैं उनको 400 रुपये फीस रिफंड होगी। तो ये उसी के संबंध में है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ कि मुझे जो मेरा रिफ़ंड है फ़ीस का वो मेरे उस बैंक
अकाउंट के अंदर दिया जाएगा जो कि मेरा आधार नंबर के साथ में लिंक है, क्योंकि आप जब अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन कराते तो उसमें आपको अपना आधार नंबर लिंक कराना होता है। तो यहाँ पर यही है कि मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है जो आधार नंबर के साथ में लिंक करा रखा है, उसके अंदर मुझे अपना रिफंड चाहिए और मैं उसके लिए कंसेंट दे रहा हूँ। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपका बैंक के साथ में आधार नंबर लिंक नहीं है तो गाइज इसको लिंक करा लीजिए, क्योंकि उसी में फिर आपको रिफंड आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी डिटेल, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है कि क्या आप एक विकलांग कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे कि इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, बेसिकली है कि अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आप उसके लिए स्क्राइब चाहते तो यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देंगे। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेक्शन EBC है, आपसे पूछे कि आप एलिजिबल है फी कंसेशन अंडर EBC, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि नोट EBC कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर फी कंसेशन एंड नॉट टू जॉब रिजर्वेशन, यानी कि सिर्फ इनको फी कंसेशन मिलता है, कोई जॉब रिजर्वेशन इससे नहीं मिलेगा। इफ वैलिड EBC सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपने उस वक्त इस ऑप्शन में यस करके सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं दिया अपना EBC का, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। तो अगर आप EBC है तो आप इसमें यस करेंगे, अगर आपको फी कंसेशन चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट है तो नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद पूछा है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई करंट जॉब कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर ले। उसके बाद पूछे आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग NAC, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई NCVT, यानी कि आप कोई अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, और नहीं कर रहे तो आप सिंपली नो कर दीजिए। बट अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना होगा कि कौन से ट्रेड के अंदर आपने अप्रेंटिसशिप की है और उसके बाद में किस डेट से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और किस डेट तक की थी, साथ ही क्या आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने पर फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट डेट देनी होगी, यानी कि किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है, कितने नंबर आपको आए थे और फिर कितने में से आए थे वो आप फुल मार्क्स में डालेंगे, और नहीं हुआ है सर्टिफिकेट रिलीज तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने ये किया ही नहीं रेलवे के अंदर आपका अप्रेंटिसशिप जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है और ग्रांट किया जाता है आपको NCVT के द्वारा, तो आप यहाँ पर इसमें नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल की जानकारी आती है, जहाँ पर आपको बेसिकली वो नंबर डालना है आधार का जिसके साथ में आपका बैंक अकाउंट लिंक है। मैंने यहाँ पर अपना लिंक करा लिया। अगर मैं चलिए इसको चेंज करता हूँ तो मैं चेंज अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर वो आधार नंबर डालिए जो कि आप इसमें लिंक करना चाहते हैं, यानी कि जिसके अंदर आप फीस रिफंड चाहते हैं। पहले तो आप यहाँ पर खुद का नंबर डालकर देखिए। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आधार नंबर डाला और ये आधार नंबर डालने पर मेरे सामने आया नो एक्टिव बैंक मैपिंग फाउंड, यानी कि इसका मतलब है कि जो आधार नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं, चाहे वो अपना है या फिर आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड का, वो आधार के साथ में लिंक नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया है कि आप अपना अभी के अभी अकाउंट के साथ में बैंक जो आधार नंबर है वो लिंक करा लीजिए। तो आप क्या करेंगे, सीड अकाउंट नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। यहाँ पर गाइज आपको आ जाने के बाद में क्या करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर प्रोडक्ट इसके ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी सारे विकल्प आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की साइड में ही आपको एक कस्टमर का जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखने को मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि ये भी वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन सा ही मुझे लग रहा है, थोड़ा स्लो चल रही है। अब जब आप इस इंटरफेस पर आ जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार सीडिंग और डीसीडिंग, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आप आधार नंबर डालना अपना, फिर इसमें रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग सेलेक्ट कर लेना, फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आपका बैंक है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सीडिंग टाइप, तो इसमें आप फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और ये कैप्चा को डाल करके सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपका नंबर जो आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे, अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, कोई इशू नहीं आता, तो गाइज आपका अकाउंट सीड हो जाएगा। आप यहाँ पर जो आधार मैप्ड स्टेटस है वो भी देख सकते हैं कि हुआ है नहीं हुआ है, और रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, यानी कि
उसको स्टेटस चेक को दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं है। नहीं तो अगर आप क्या करेंगे, आप ऐसे किसी बंदे का नंबर डालिएगा आधार का जो कि पहले से ही लिंक है, यानी कि अगर ये नहीं हो रहा है एक बार ट्राई करके देख लेना। अगर खुद का हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर किसी से और बंदे का डाल देना और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव कर देना। क्योंकि गाइज अगर किसी और बंदे का आप दे रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली चाहे फ्रेंड है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे और फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको 10वीं की जानकारी भरनी है अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए। तो आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टेट बताएंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। किस डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, आपका 10वीं का रोल नंबर और फिर आपका जो 10वीं का सीरियल नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है, कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आप इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर NAC सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कौन सा ट्रेड है, तो इसमें एनी डिसिप्लिन है तो एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना जहाँ से आपने ITI की है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा ही होना चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आप ITI के माध्यम से अप्लाई करें तो आप ITI सेलेक्ट करेंगे, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, एनी डिसिप्लिन इसमें ऑप्शन है यानी कि कोई भी डिसिप्लिन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने ITI की है, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट किसके द्वारा मिला है, NCVT या फिर SCVT वो सेलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपने 12वीं किया तो आप दे सकते हैं। वैसे कंपलसरी रूप में इसमें या तो 10वीं या ITI या फिर NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, बट अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं यहाँ पर अगर विकल्प आ रहा है, नहीं तो सिंपल 10वीं की जानकारी भरिए और आगे कुछ और भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद गाइज आपके सामने फोटो का ऑप्शन आता है और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। आपके फ़ोटो का साइज कितना होना चाहिए यहाँ पर दिया 30 से 49 KB के बीच में, और आपका जो फोटो है किस तरह का रिजेक्ट होगा वो आप देख लीजिए और किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप आपका पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, आप फ़ोटो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फ़ोटो का प्रोसेस और सिग्नेचर का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको बोला है फ़ोटो कैप्चरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर क्या करें और क्या ना करें। यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर 3 मौके आपको मिलेंगे अपलोड करने के। सिट इन ए वेल लिट एरिया इन फ्रंट ऑफ ए लाइट कलर्ड बैकग्राउंड, सिट एट द सेंटर एंड अलाइन योर फेस विद द रेड सर्कल। यानी कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है वो आपको यहाँ पर बोला गया है। तो कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपसे पूछे कि आप जुड़वा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको आपका जो फेस है इस वाले बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है। गाइज जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और इसको ओपन करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा और अगर उसमें कोई इशू हुआ तो आपको एरर दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर सटीक फाइल सेलेक्ट करेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी रिजेक्ट ना हो। चलिए मैं यह फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। और गाइज अगर आप सही फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो सेलेक्ट कर यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद में राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी, आपको किन किन जोन के लिए आप एलिजिबल है या फिर किन पोस्ट पर एलिजिबल है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके ये अपनी प्रेफरेंस देंगे कि मैं इस पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो एक एक करके आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो नीचे इसके ऊपर टिक करना है, फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर टिक करना है। पहले इसमें आपको आपका नाम नहीं बल्कि उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी सिटी से अपने फॉर्म भरे उसका नाम दे देना और सेव के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करना। इसके बाद आपने जो भी जानकारी आप भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी जब आप चेक कर ले और पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और जब आप आपकी फीस जमा कर देंगे उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग रेलवे RRB ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय